नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको बांग्लादेश के मौलानाओं की ऐसी पेनल्टी किक दिखाएंगे जो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ लगाई है। कट्टरपंथियों और मदरसे के छात्रों ने कैसे बांग्लादेश में लड़कियों के 2 फुटबॉल मैच में कोहराम मचा दिया और इसके पीछे मौलानाओं का मजहबी तर्क क्या है, ये देखिएगा। फिर महाराष्ट्र में बुर्के पर शुरू हुए सियासी कलेश वाली कुंजी खोलेंगे जिसमें बहुत आग है। नीतीश राणे ने शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई जाए। इस पर हंगामा हो गया है। फिर आपको महाकुंभ की नई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें पीड़ितों के सवाल और उनका दर्द सत्ता और सिस्टम के सीने को छलनी कर सकता है। इसके अलावा आज महाकुंभ से एक मचान रिपोर्ट भी आई है जो ठीक उस जगह की है जहां मौत की भगदड़ हुई। फिर यमुना में जहर वाले दावे की बात करेंगे जिससे सियासत का भरपूर झाग निकल रहा है। इस कुंजी में अरविंद केजरीवाल का अमित शाह और राहुल गांधी को 4 बोतल वाला चैलेंज है और गृह मंत्री के कुछ सवाल हैं तो उन्होंने केजरीवाल से ही पूछ लिए हैं। एक बड़ी खबर आज चंडीगढ़ से भी आई है जहां मेयर चुनाव में बड़ा खेल हो गया। इस चुनाव में बीजेपी की हरप्रीत कौर बाबला को 19 वोट मिले जिससे उन्हें मेयर वाली सत्ता मिल गई, जबकि आप और कांग्रेस गठबंधन को 17 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो गई। आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक दिन पहले ही जेपीसी के पैनल ने इसको पास किया था। अब स्पीकर की मंजूरी के बाद रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और आज एक वीडियो कुंजी अमेरिका में हुए उस हादसे पर है जिसमें सेना का एक हेलीकॉप्टर यात्री विमान से टकरा गया और इसमें कई लोगों की मौत हो गई। अब इस हादसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने साजिश वाला क्या एंगल निकाला है, ये देखिएगा। बुर्के वाला एक एपिसोड महाराष्ट्र की राजनीति में भी है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को बुर्के में परीक्षा देने की अनुमति मिले या ना मिले, इस पर मौखिक युद्ध बढ़ता जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं नीतीश राणे। वो चाहते हैं कि बुर्का पहनकर स्कूल आने वाली लड़कियों को परीक्षा देने की अनुमति ना मिले। दरअसल अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस परीक्षा से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य विकास मंत्री नीतीश राणे ने बुर्का पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिख दिया है। बुर्का पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश न देने की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि यदि बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो जांच संभव नहीं है। छात्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके परीक्षा दे रही है या नहीं, इसका पता लगाना मुश्किल है। यदि अनुचित घटना घटती है तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए बुर्का पहनकर परीक्षा देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। नीतीश राणे इतने पर नहीं रुके। उन्होंने पत्र लिखने के बाद इस मामले को और आगे बढ़ाया और ये कहा कि जो नियम हिंदू छात्रों पर लागू होते हैं वही नियम मुसलमान छात्रों पर भी लागू होने चाहिए। जो लोग बुर्के या हिजाब को पहनना चाहते हैं वो इसे अपने घरों में पहन सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर उन्हें दूसरे छात्रों की तरह परीक्षा देनी चाहिए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर इस खबर पर और भी बात करेंगे। मैं कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश या कोई इस्लाम राष्ट्र में बैठ के इस तरह की बातें नहीं कर रहा, और मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बहुत सारी घटनाएं घड़ी है, बहुत सारे अनुभव आए हैं। जब भी बुर्का पहन के कोई छात्र अगर उधर बैठते हैं तो कभी कभी जब भी शिक्षक को उनको जाके अगर कुछ सवाल पूछना है, उनको बोलना है कि बाबा आपका आइडेंटिटी बताइए, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन खड़ा हो चुका है। काफ़ी बार चीटिंग के अलग अलग अनुभव बाहर आए हैं। तो हम इतना ही बोल रहे हैं कि हर एक को अपना धर्म अपने घर में और अपने मोहल्ले में रखना है। तो हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको सभी मानते नहीं है क्या? यहाँ कुछ शरिया का कानून लेके आए हैं क्या? तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ, ये मांग में मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। नेताओं की तरफ से बुर्के पर बात हो और विवाद ना बढ़े, ऐसा कम ही होता है। शायद इसीलिए नीतीश राणे के बयान पर स्वाभाविक कलेश शुरू हो गया है। अंधेरी वेस्ट में मदरसा बोर्ड चेयरमैन है मौलाना साजिद हुसैन। वो इस बात से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि क्यों मुस्लिम लड़कियों का बुर्का पहनकर स्कूल जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें पर्दे में रखा जाता है, छिपाया जाता है। उन्होंने महिलाओं की तुलना मटन से की। एक बार सुनिए वो अपनी बात को समझाने के लिए कैसे तर्क दे रहे हैं।
तो बयान उन्होंने दिया है, ये बयान निहायत ही घटियापन की अलामत है, क्योंकि चाहे इस्लाम हो या उसके अलावा कोई भी धर्म हो, हर एक आदमी यही चाहता है कि जो भी कीमती चीज़ होती है उसे पर्दे में रखी जाती है। आदमी अगर 1 किलो मटन ही खरीदता है दुकान से, तो वो सफ़ेद थैली में लेके नहीं जाता, बल्कि वो काला थैले में लेके जाता है ताकि किसी की उसको नज़र न लगे। तो जो भी औरतें हैं, माँ बहनें हैं, बेटियां हैं या हमारे इस्लाम की चाहने वाले हैं, उसका गोश्त तो इस गोश्त से सस्ता नहीं है। इसलिए हमारा मज़हब बोलता है कि जो कीमती चीज़ हो उसको पोशीदा रखा जाए। मोती हमेशा अलमारी और बॉक्स ही में रखा जाता है, कहीं चौराहे पे उसको नुमाइश नहीं की जाती। स्कूल और परीक्षा केंद्रों में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस पर जो भी विवाद हो, लेकिन इस्लाम के ऐसे जानकार के लिए मुस्लिम महिलाओं की तुलना मटन से करना उचित नहीं है। वैसे तो महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, बावजूद इसके इस मुद्दे पर काफी राजनीति हो रही है। पूरे विपक्ष ने नितेश राणे के इस बयान की आलोचना की है। इतना ही नहीं, शिवसेना शिंदे गुट ने भी नितेश राणे के बयान को गलत कहा है। देखिए, गंदगी से मैं मुंह नहीं लगता, कोई लोग उसमें उलझना चाहते हैं, मैं उसमें जाता हूँ। हर मुसलमान लड़की बुर्का नहीं पहनती, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, लेकिन अगर 100 में एक भी पहनती है तो उसको उतारने का कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। ये एक थर्ड क्लास आदमी हमेशा नफरत की आवाज़ करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय फडणवीस साहब से कहता हूँ कि इसकी ज़बान बंद करवाइए आप। भारतीय जनता पक्ष ने कुछ टास्क फोर्स ऐसे तैयार किया है जो यही काम करे, जो कुछ ऐसा समूह बना के रखा है, कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दिया है, वो जहर घोलने का काम करे दोनों धर्मों में, दोनों जाति में। अगर वोटिंग कोई कर सकता है बुर्का पहन के, तो एग्जामिनेशन हॉल में उसके लिए कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है। कि खतरों से खेलिए मत, अपने सियासी फायदे के लिए आपस में लड़ाने का काम मत कीजिए, इससे बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। नितेश राणे जी को क्या है, अपनी नज़र और नज़रिए का दोनों का इलाज करवाना चाहिए। देखिए, नज़र का तो इलाज है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं है। मौलानाओं का कीमती ज्ञान और नेताओं की राजनीति वाली बातों को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि नियम क्या है और छात्राएं क्या चाहती हैं। महाराष्ट्र में अब तक स्कूलों में बुर्का पहनकर जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। इस तरह के मुद्दे पर अब तक महाराष्ट्र में विवाद नहीं हुआ। छात्राएं जो पहनना चाहती हैं पहन कर आती हैं। बहुत गलत है, क्योंकि इंडिया में बहुत रिलीजन्स हैं, सब अपना अपना रूल फॉलो करते हैं और हम किसी पे ड्रेस कोड के हिसाब से उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है कपड़ा पहनने का और हम अपने आप को कवर करना चाहते हैं। एग्ज़ाम हॉल्स में बहुत कैमरा वगैरह होता है और सर मौजूद होते हैं, तो किसी और के सामने तो हम बुर्का नहीं खोल सकते। ये तो हमारी नबी की सुन्नत है कि बुर्का पहनना जायज़ है, ये नहीं करेंगे तो हम लोग को गुनाह मिलेगा। जहन भटकाने की बस होंगी बातें, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी बुर्के पहनकर ही हमने एग्ज़ाम दिए, कामयाबी हासिल करे और अभी भी वही कर रहे हैं। जो ये मंत्री जी बात कर रहे हैं, वो मंत्री जी अगर खुद के महाराष्ट्र पे थोड़ा फोकस कर रहे हुए तो महाराष्ट्र बहुत सही तरीके से चल जाए हुए, लेकिन ये चीज़ हमारे नकाब पे उंगली कोई ना उठाए। हमारे नकाब पे सिर्फ और सिर्फ सही तरीका यूज़ करें, क्योंकि हम किसी का कुछ बिगाड़ रहे नहीं है, कुछ किसी को कर रहे नहीं है। वैसे शिक्षण संस्थानों में बुर्का पहनकर जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 10 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि शिक्षण संस्थानों के अंदर हिजाब, टोपी और बैज पहन सकते हैं, लेकिन बुर्का और नकाब नहीं पहन सकते। ऐसा ही विवाद कर्नाटक के स्कूलों में बुर्का बैन करने के मुद्दे पर भी हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सत्ता में अब बात करते हैं महाकुंभ की, जहां मौत वाले दर्दनाक हादसे के बाद सवालों की एक लंबी लिस्ट है, जहां पीड़ितों की पीड़ा की अनगिनत कहानियां हैं।
जहां अपनों से बिछड़ने का दर्द है। श्रद्धालुओं की तमाम मुश्किलों के बीच यूपी सरकार और यूपी प्रशासन की कार्रवाई है। भगदड़ वाले हादसे के बाद आज यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया। यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीजीपी ने भगदड़ की जगह का मचान वाला निरीक्षण किया। संगम तट पर बने मचान पर चढ़कर अधिकारियों ने हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान TV9 भारतवर्ष की टीम सभी जरूरी सवालों के साथ वहां मौजूद थी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ है उसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े अधिकारियों को इस वक्त प्रयागराज में भेजा है और लखनऊ से विशेष तौर पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी आए हैं और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखते हैं मौके का मुआयना करने जा रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश होगी कि दरअसल ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और आगे इसकी जांच को कैसे करना है। न्यायिक आयोग का गठन हो गया है और उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अधिकारी इस वक्त ग्राउंड पर हैं ये समझने के लिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। सर, विशेष तौर पर आप लोग भेजे गए हैं जांच करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं, देखने के बाद और समझने के बाद आपसे बात करेंगे। इस जगह को देखिए, यही वो स्थान है जहां पर ये पूरी घटना हुई, ये पूरा हादसा हुआ और इस जगह का मुआयना करने के बाद अब दोनों अधिकारी इस तरफ आइए जरा टॉप एंगल से समझने की कोशिश। डीजीपी इस वक्त मौके पर मौजूद और मचान पर चढ़ रहे हैं और मचान से टॉप एंगल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। उन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यह समझने की कोशिश कि संगम नोस कहाँ है, जरा इस तरफ दाहिने बाएं दिखाइए, संगम नोस कहाँ है और इसके अलावा गंगा का संगम कहाँ है, भीड़ कहाँ पर थी, पिलर नंबर 155 कहाँ पर है, जाली कहाँ पर टूटी, बैरियर कहाँ पर टूटा, मचान से पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई। और अब देखिए वो जो काली पॉलिथीन नजर आ रही है इसमें उन तमाम मृतक और घायलों के परिवारों के कपड़े हैं, पानी पीने की बोतलें हैं, चप्पलें हैं जो लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए थे। महाकुंभ में हादसे को 42 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, दर्द है, पीड़ा है, इंतजार है उस वक्त का जब उनकी मुसीबतें खत्म होंगी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने कई ऐसे लोगों से बात की जो परेशान हैं, जिनकी आंखों में भगदड़ वाला दर्द अब भी है। वो लोग भगदड़ के दौरान संगम तट पर मौजूद थे। उन्होंने श्रद्धालुओं का दर्द देखा था, चीख पुकार सुनी थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनके परिवार के 2 सदस्य खो गए हैं और ये अपने लोगों को, खोए हुए लोगों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। वो हमारे आंखें के सामने ये हमारी फैमिली को ऐसा बड़ा वहाँ जाली लगा हुआ है, इससे उस पार कर दिया। उसके बाद हम भी उस पार गया तो वहाँ देखा हूँ इधर से भी नाला खाना गया है, उधर से भी खाना गया है, इधर से भी खाना गया है। उसमें 10 फीट वहाँ गहराई है, जो भी उसमें से कूदता तो भी मर जाता है। आपके सामने लोग मर रहे थे? हमारे सामने मर रहे, हम भी बेहोश पड़ा था, हमको पानी पिलाई, उसके बाद वो पड़ गई, उसके बाद हमको 1000 रुपया दे कहे तुम चिपके किसी तरह भाग जाओ रे बा। अभी बेहोश हो गए? उसके बाद भाग लिया हमने। कहाँ ढूंढा आपने? हमने सब में पूरे बाग मेला ढूंढ लिया, पूरे में इलाज करवा दिया। अभी होता से बोला क्या जूली थाना जाओ और क्या, हमें वहाँ तक यहाँ आए। थाना गए थे? थाना भी गए थे, कोई सूचना नहीं है? कोई सूचना नहीं है। जाने वाली पब्लिक, आने वाली पब्लिक दोनों को कोलैप्स कर दिया गया था। वो एक ही रास्ते पे आ रहे थे। अब हम लोग रिटर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने की पब्लिक की जो पब्लिक आ रही वो भी एक ही रास्ते पे आ रही थी। दबाव इतना बढ़ गया था कि हमारे 5 लोग जो हम साथ में थे, हम सब बिछड़ चुके हैं। चारों तरफ जो बुजुर्ग थे, जिनके लोग बिछड़ गए थे, रो रहे थे, चीख पुकार और चित्कार का मालूम था। महाकुंभ के लिए आए श्रद्धालुओं की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भीड़ है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम प्रयागराज में रामबाग रेलवे स्टेशन पर भी पहुंची, जहां बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो 2 दिन से वहां फंसे हुए हैं। उन्हें घर जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा है। महाकुंभ में स्नान करने आए दर्शनार्थी इस वक्त जो रेलवे स्टेशन पे आप देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी तरीके से मेले से तो निकल गए, लेकिन आखिरकार अब रेलवे स्टेशनों के बाहर
रात भर से यहाँ पे सोने को मजबूर हैं। इसमें पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये सब भीड़ को इकट्ठा कर दिए हैं। हमको तो ये डर लग रहा है कि अगर ये गेट खोलेंगे तो उस समय ज्यादा भगदड़ होगा और किसी ट्रेन का अनाउंस भी नहीं किया जा रहा है। 10 बजे से हम लोग लाइन में खड़े हैं और जो पुलिस वाला है वो क्या बोलता है, ये पागलों का लाइन है, माने हम लोग पागल है। जब वो दरवाजा खुलेगा तो माने कितना आदमी मरेंगे उसका मतलब कोई मालूम नहीं है। कल ये दंगा हुआ सुबह 4 बजे, ऐसे ही ये दंगा हुआ था। कल का दंगा ऐसे ही हुआ था और फिर ये दंगा होने का ये नौबत है। आप कब से हैं यहाँ पे? हम कल से हैं यहाँ। कल से यहीं स्टेशन पे हैं? जी, जी। तो आपको कोई जानकारी मिल पाई कोई ट्रेन की? कभी बोले हैं क्या कहते हैं 9 बजे ट्रेन आएगी। कल से प्रयागराज स्टेशन में गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हम बस स्टैंड गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर सवेरे 6 बजे यहाँ पर आए हैं और हमारा ट्रेन 3:40 में था। अभी बताया जा रहा है 9 बज के 9:30 या 10 बजे के बीच आएगी। हम लोग 2 दिन से भटक ही रहे हैं, लेकिन कुछ उपाय नहीं मिल रहा है। कोई बात पुरानी हो जाती है या उसके बीते हुए काफ़ी वक्त हो जाता है तो ये कहा जाता है कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन दिल्ली चुनाव में यमुना का झाग वाला पानी बह ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पानी बर्फ की तरह जम गया हो। दरअसल यमुना की गंदगी से शुरू हुई चुनावी राजनीति यमुना के पानी में जहर मिलाने पर आकर ठहर गई है और इसमें नया राजनीतिक झाग निकल रहा है। दरअसल दिल्ली में चुनाव में आज 4 बोतल की काफ़ी चर्चा हो रही है। ये 4 बोतल कोई आम बोतल नहीं है, बल्कि ये 4 बोतल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज उस वक्त लेकर आए थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दावा है कि इसमें यमुना का गंदा पानी था। इन बोतलों पर 4 नेताओं के नाम लिखे थे। एक बोतल पर गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तीसरी पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी और चौथी बोतल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिखा था। इन्हीं बोतलों के साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और कहा कि कल नायब सैनी यमुना का एक घूंट पानी नहीं पी पाए थे। दिल्ली वाले कैसे पिएंगे, इसलिए वो ये बोतल इन नेताओं के घर भेजेंगे और अगर ये जहरीला नहीं है तो ये नेता भी बोतल वाला पानी पीकर दिखाएं। दरअसल कल पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने और गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने भी उन्हें यमुना में जहर मिलाने के सबूत देने की मांग की थी, जिसके बाद आज 4 बोतल वाली ये राजनीति शुरू हो गई है। वैसे अब तक बीजेपी ही यमुना की राजनीति में केजरीवाल को डुबाने की कोशिश कर रही थी। अब कांग्रेस भी इस सियासत में जमकर चप्पू चला रही है। आज राहुल गांधी ने यमुना की गंदगी को देखने के लिए नौका विहार किया और अरविंद केजरीवाल से पूछा कि 2025 आ गया, यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। यहाँ 1100 से ज्यादा ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। इन्होंने जो करना है कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जहरीला पानी नहीं आने देंगे। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? केजरीवाल जी, आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। और आपने पानी के शुद्धिकरण के सारे पैसे आपने आप पार्टी के भ्रष्टाचार को भेंट कर दिया। कि अगर ये पानी जहरीला नहीं है तो अमित शाह जी इसको पी के दिखाएं, वीरेंद्र सचदेवा जी इसको पी के दिखाएं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है राहुल गांधी जी पी के दिखाएं, इस पानी को पी के दिखाएं। नायब सिंह सैनी जी, एक चुल्लू भर पानी नायब सिंह सैनी जी नहीं पी पाए। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे, उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने
शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। वैसे केजरीवाल के हमले में एक बात ध्यान देने वाली थी। उन्होंने आज पीएम मोदी के साथ साथ राहुल गांधी पर भी हमला किया, यानी पुरानी दोस्ती को उन्होंने नई राजनीतिक दुश्मनी के आगे भुला दिया। हालांकि इस काम में केजरीवाल का साथ देने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे। वो आम आदमी पार्टी के रोड शो में शामिल हुए और आपके लिए वोट भी मांगे। हालांकि दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोस्ती दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहां भी आपको धोखा ही मिला। दरअसल आज चंडीगढ़ के मेयर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। कांग्रेस और आपके पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी की हरप्रीत कौर बावला मेयर बन गई। हरप्रीत कौर को कुल 19 वोट मिले और आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार प्रेमलता के पक्ष में 17 वोट पड़े, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बाजी कांग्रेस के हाथ आई। यानी बीजेपी को मेयर और कांग्रेस को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद मिल गया और आम आदमी पार्टी को कुछ भी नहीं मिला।